तो गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। समझ में आया चैप्टर नंबर हमारा कहाँ तक पहुँच चुके हैं? अब हम पहुँच चुके हैं, हमारा चैप्टर नंबर 15 सब कंप्लीट हो चुका है। 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर हमारा 16। ठीक, क्योंकि ये वीडियो सब यूट्यूब पे रहेगा, इसको तुम बार बार, एक बार, 2 बार, 10 बार भी देख सकते हो। ठीक, कम से कम इसको 2-3 बार देखना, 2-3 बार से कम मत देखना। उसके बाद अगर अच्छे से देख लोगे तब तुम्हें कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ समझ के पढ़ो। ठीक, आसपास की चीज़ों से जोड़ कर पढ़ो। साइंस मतलब हमें आसपास की चीज़ों से जोड़ कर देखना। अगर विद्युत सेल है, जैसे चैप्टर नंबर 14 विद्युत सेल, तो सेल को लो, उसमें देखो कि पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब टार्च में लगा के देखो, टार्च में कैसे सेल को कैसे लगाया गया है उसको देखो। तो हर चीज़ को साइंस मतलब यूज। अब पंखा चलता है, पंखा क्यों चलता है? क्योंकि इसमें विद्युत प्राप्त हुआ है, विद्युत की वजह से चल रहा है। अगर लाइट बंद हो जाएगी तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, तो ये सब अपने मतलब साइंस को अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ कर देखो। ठीक, आज वही चैप्टर मतलब आज 16 चैप्टर हमारा जल है, तो इसका देखो हमारे जीवन में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर नंबर क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 16 क्या है? जल। जल एक बहुमूल्य साधन है। बहुमूल्य संसाधन है। जल एक, ठीक, वाटर इज ए प्रीसियस रिसोर्सेज। ठीक, वाटर इज ए प्रीसियस रिसोर्सेज। तो जल क्या है? हमारा एक बहुमूल्य साधन। बहुमूल्य मतलब क्यों? देखो क्यों बहुमूल्य साधन क्यों है? नंबर 1 पहले देखो क्यों है। क्यों है? क्यों पहले बताओ। डेली, पहले शुरुआत से क्या करते हैं? दैनिक क्रियाएं, ब्रश, नहाना, पीना आदि आदि भी। और क्या किसान क्या करते हैं? किसान सिंचाई। और क्या करेंगे हम? सफाई आदि। सफाई आदि। और किसमें? कारखाने, कारखाना हो गया, फैक्ट्री हो गई। और किसको? पादपों, पेड़ पौधों। इसमें क्या है? खाना भी आदि, खाना आदि। ठीक, बस हम सिर्फ एक शब्द सुने, जल। जल क्या है? बहुमूल्यवान है। पर जल को समझो। जल, हम जल शब्द का नाम लिए तो सोचो हमारे जीवन में शुरू से, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, सोचो हमें सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? जल की ज़रूरत पड़ती है। तो जल क्या है हमारा? जल एक बहुमूल्य संसाधन है। ठीक, देखो अब इसी के लिए तभी क्या कहते हैं? जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। और क्या? और भी कहते हैं जल है तो कल है। ठीक, ठीक, हमें एक दिन पानी नहीं मिलता तो क्या हम त्राही त्राही करते लगे? आज क्या करते हैं? हम हर जगह पानी नहीं मिला, प्यास नहीं, हमें प्यास लगेगी, पानी नहीं मिलेगा, नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। चलो मान लो एक दिन नहाना है, 2 दिन नहाए चल जाएगा, पर पीने के लिए हमें पानी चाहिए। हमें डेली 5 लीटर पानी पीने के लिए चाहिए। ठीक, और क्या? जल है तो कल। ठीक है, मान लो जल नहीं मिलेगा तो यदि जल उपलब्ध नहीं तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े होता है कि नहीं होता? लड़ाई झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, जब प्यास सबको लगेगी,
लगेगी नहीं। जैसे प्यास सबको लगेगी, जल सबको आवश्यकता है, ठीक। जब सब जल सबको आवश्यकता है तो क्या होगा, अभी देखो किसी गांव में पानी की सप्लाई नहीं है, ठीक, वहाँ पे सिर्फ एक टोटी है, उसी टोटी के माध्यम से पूरे गांव को पानी मिलता है। पर क्या है, अगर कभी किसी को पता चल जाए कि आज पानी वहाँ पे कम आएगा, तो देखो ना इतनी बड़ी लाइन लग जाती है। सब लोग कहते हैं पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं पानी अपना भरूंगी, पहले मैं अपना पानी भरूंगी। लोग करते हैं कि नहीं करते? पर देखो आने वाले देखो आने वाले समय में यदि जल उपलब्ध नहीं है तो लोग ज़मीन के लिए नहीं लड़ेंगे, लोग खेतों के लिए नहीं लड़ेंगे, लोग जल के लिए लड़ेंगे, ठीक। क्योंकि जल हमारी मतलब डेली यूज वाला चीज़ है। अगर डेली यूज वाला चीज़ हमारा नहीं मिलेगा तो लोग उसके लिए पहले लड़ेंगे। जैसे आजकल लोग जब ज़मीन के लिए लड़ते हैं, खेतों अपने खेत की साज के लिए लड़ते हैं, घर के विवादों के लिए लड़ते हैं तब। लेकिन उस समय अगर जल उपलब्ध नहीं होगा तो लोग किसके लिए लड़ेंगे? लोग लड़ेंगे जल के लिए, ठीक। तो जल है तो जल ही जीवन है, ठीक। तो बात है, जल है तो कल है, ठीक। इसीलिए जल या पानी पर जागरूकता हेतु 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, ठीक। तो हमारा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। तो बात को समझ में आया नहीं? जल क्यों प्रेशियस, जल को हम बहुमूल्य संसाधन, चैप्टर का नाम बहुमूल्य संसाधन क्यों है? जल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसका हम डेली यूज करते हैं। पर अब आगे हम देखते हैं कि कितना जल हमारे पृथ्वी पर है, ठीक। हम देखते हैं कितना जल पृथ्वी पर है। क्वेश्चन मार्क, कितना जल पृथ्वी पर है, ठीक। हम बताए थे ना जल पर कितना है हमारे पास? 71%। चलो पृथ्वी पर कितना है? जल है हमारा 71%, ठीक। आप सोच रहे हो जब हमारे पास जल 71% है तब हम इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं कि जो है जल की कमी है, जल की कमी होगी, जल है तो कल है, जो जल को बहुमूल्य संसाधन है। जब इतना 71% है, सोचो अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो उसमें 71% जल है। सोचो 71% जल है, पर समझो स्वच्छ या पीने योग्य जल, पीने योग्य जल या सिंचाई आदि के लिए कितना उपलब्ध है, ठीक। देखो स्वच्छ जल हमारा 71%, मतलब सॉरी, जल कितना है? 71% है। पर इस हमारे जो है हमारा विषय क्या है? हमारी क्या कहते हैं, इसको चिंता बोलो। चिंता क्यों? क्योंकि चिंता इस बात की कि स्वच्छ जल और पीने के जल के लिए हमें कितना उपलब्ध है, हमारे पीने के लिए कितना उपलब्ध है, सिंचाई के लिए कितना उपलब्ध है, डेली उपयोग के लिए जो हम उपयोग करते हैं उसमें कितना जल हमें उपलब्ध है। उसके लिए एक बार उदाहरण देखो। चलो उदाहरण देखो, ये क्या है हमारा? पूरा एक बाल्टी मान लो। क्या है? बाल्टी। अब बाल्टी से देखो, एक इसको मग, इससे मान लो ये गिलास। ये क्या है हमारा? गिलास। अब देखो चम्मच, ये क्या है हमारा? चम्मच। देखो जल कितना जल है? 71% है।
उसमें स्वच्छ हमें चिंता इस बात की कि हमारे पीने के लिए पानी कितना है उसको पहले देखो। चलो 71% हमारा जल जो है, इस 71% जल में जो है एक बाल्टी पानी कितना है, एक बाल्टी पानी जो है हमारा समुद्र का पानी, समुद्र का पानी। ठीक, ये जो एक बाल्टी पानी जो है ना वो किसका, कौन सा पानी है हमारा, समुद्र का पानी है। सोचो समुद्र का पानी हम बताए थे ना कि इसी समुद्र के पानी से हम क्या बनाते हैं, नमक। तो एक कौन सा पानी है, लवण युक्त, लवण युक्त। जो स्वच्छ जल पदार्थ है इसको क्या बोलते हैं, अलवण युक्त, अलवण युक्त मतलब नमकीन नहीं। ठीक, हम जो पानी पीते हैं वो नमकीन होता है ना, नमकीन तो नहीं, मीठा लगता है पानी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीठा पानी बोल दो, मीठा पानी। अरे मीठा नहीं है चीनी की तरह शक्कर लगे, उसका नहीं मतलब मीठा, मतलब पीने योग्य पानी को हम मीठा पानी, स्वच्छ पानी या अलवण युक्त पानी कहते हैं। इसमें क्या है, लवण युक्त, नमक मिला हुआ। ठीक, इसे क्या बनाते हैं हम, नमक बनाते हैं, नमक बनाते, इसी पानी से हम क्या बनाते हैं, नमक। देखिए जो एक बाल्टी पानी, चलो हम बहुत खुश हुए कि हमारे पास एक बाल्टी पानी है, पर ठीक है एक बाल्टी पानी है ज़रूर, लेकिन कौन सा पानी है हमारा, ये लवण युक्त पानी जिसमें नमक मिले हो, और नमक वाला पानी हम पी नहीं सकते। ठीक, समुद्र में नमक वाला पानी पी सकते हैं, कभी समुद्र में जाओ घूमने तो वहाँ क्या देखो, उस पानी को थोड़ा टेस्ट करो, टेस्ट करने में कैसे लगे, नमकीन लगेगा। ठीक, उस पानी को हल्का टेस्ट करो। देखो लगभग गए थे एक बार, मुंबई गए थे, वहाँ पे देखो समुद्र में गए घूमने तो क्या हुआ, वहाँ से पानी हम हल्का टच किए थे, तो जब चेक किए तो हमें कि नमकीन लगा था। तो समुद्र का पानी कैसे होता है, नमकीन। ठीक, अब एक मग को मान लो, इसमें कैसा है हमारा हिमनद, हिमनद प्लस ग्लेशियर प्लस नदी प्लस भौम जल, अब कितना है, लगभग 0.66%। ठीक, ये हमारा कितना है, लगभग 98%। ठीक, अब ये लगभग कितना है हमारा, एक गिलास पानी किसमें है, नदी आदि, एक किसमें है, झील, झील, एक ऐसा है भौम जल। ठीक, ये सब मिलाकर ना हमारे पास कितना है, लगभग 2%। कितना है, 2%। इसको क्या बोलेंगे, ताजा या अलवण युक्त पानी। ठीक, या क्या हमारा 2%, 71%। देखो इस 71% में जो 98% है हमारा समुद्र वाला पानी है, सो 71% में। ठीक, उसमें 98% हमारा क्या है, समुद्र का पानी, उसमें 2% जो बचा है हमारा अलवणित या स्वच्छ पानी है, जिसको हम पीने में यूज करते हैं, खाने में, खाना बनाने में। ठीक, डेली लगभग एक व्यक्ति डेली लगभग 50 लीटर पानी यूज करेगा, एक व्यक्ति। सोचो एक व्यक्ति अगर डेली 50 लीटर, तो सोचो एक महीने में कितना करे, 3 पचे 1500 लीटर एक व्यक्ति। अब किसी घर में 10 लोग हैं, कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक, 1500 लीटर एक व्यक्ति, तो 10 व्यक्ति जो है अगर एक घर में है तो उसके 15,000 लीटर लोग पानी यूज करेंगे। ठीक, तो क्या हुआ हमारे लिए, तो चिंता का विषय यही है कि हमारे पास कितना उपलब्ध है, 2% हमारे पास पानी है पीने की युक्त। तो इसलिए हम कहते हैं जल एक हमारा बहुमूल्य साधन है। ठीक, उसको हमें बचा कर रखना चाहिए। ठीक, तो यह था हमारी चिंता का विषय, हमारा यही है कि हमें 98% पानी है ज़रूर, पर उसमें से 2% हमें जो है मिलता है सिर्फ पीने के लिए। ठीक, तो यह था हमारे पास जल कितना उपलब्ध है, जल का इंपॉर्टेंस क्या है पढ़े हम। उसके बाद देखें जल हमारे पास कितना उपलब्ध है। अब देखें जल किन किन अवस्थाओं में है। ठीक, जल बर्फ की अवस्थाओं में है, गैस की अवस्थाओं में है, या द्रव की अवस्थाओं में है। ठीक, तो हम गैस की अवस्था में पी नहीं सकते, और क्या कहते हैं बर्फ की अवस्था में भी नहीं पी सकते। हम सिर्फ पानी को पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं सिर्फ द्रव अवस्था में। ठीक, तो चलिए अब हम नंबर 3 पे देखते हैं।
जल की अवस्थाएं, अवस्थाएं मतलब किन किन रूपों में है, किन किन रूपों में है, किन किन रूपों में है उसको हम देखते हैं। ठीक, नंबर 1, चलो बर्फ देखे हो, बर्फ। 1 नंबर 1 क्या है हमारा, बर्फ। ठीक, उसके बाद क्या, पीने के लिए, पीने योग्य जल। ठीक, और जो देखे तो पत्तियों से जो वाष्प उत्सर्जन होता है, कपड़ों से जो भाप, जो कपड़े डाले धूप में क्या हुआ, सूख गया, तो वहाँ के पानी कहाँ गया, वहाँ क्या हुआ, वाष्प का जब उत्सर्जन हुआ तो क्या हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प, जल वाष्प मतलब भाप बनकर उड़ना। तो जल का भाप बन के उड़ना क्या है हमारा, वो जल वाष्प। तो या 1 नंबर बर्फ है, दूसरा नंबर क्या है हमारा, पीने योग्य जल, और तीसरे नंबर हमारा क्या है, या भाप। ठीक, अब बर्फ पी सकते हैं, बर्फ लिए और पी लिए, इतना बड़ा बड़ा बर्फ होता है, बर्फ को डायरेक्ट पी लोगे, बर्फ को पहले हम गलने देते हैं। ठीक, बर्फ को क्या करते हैं, पहले हम उसको गलने देते हैं, क्या बर्फ, हमेशा बर्फ कब होगा, बर्फ जब टेम्परेचर, तापमान हमारा बहुत कम हो जाएगा तब जाके बर्फ बन जाता है। पर उस बर्फ को हम खा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, थोड़ा रख देंगे गर्म जगह पे, जब गर्म जगह रख देंगे थोड़ा बर्फ पिघल जाएगा, तो क्या करते हैं, जब पिघल जाएगा तो उसके बाद हम उसका पानी पी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा। और जलवाष्प एक ऐसा हो जाएगा, जलवाष्प जब कोई चीज़ भाप बन के उड़ रही है, कोई चीज़ भाप बने देखे हो, भाप जब क्या करते हैं, सीटी लो, सीटी के ऊपर जब सीटी बजती है, कुकर की हमारी जब सीटी बजती है, उससे क्या निकल, उससे भाप निकलता है ना, पर भाप को पकड़ सकते हो, भाप को पकड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। अगर जहाँ से भाप निकल वहाँ पे हाथ रखो तो क्या हो जाता है, जल निकलता है ना, ऐसे हाथ रखो, यहाँ से भाप निकल रहा है कुकर की सीटी से, ऐसे हाथ रखो, जैसे बहुत गर्म नहीं, बहुत गर्म हाथ जल जाएगा, हल्का सा भाप निकल रहा है, यहाँ हाथ रखो तो क्या होगा, हमारे हाथों पर जल की बूंद लग जाती है, जल की बूंदें लग जाएंगी। जब जल की बूंदें लग जाती है तो किस रूप में लगती है, वह द्रव के रूप में लगती है। तो क्या हो जाएगा, इस बर्फ के क्या बोलेंगे हम, ठोस अवस्था। ठीक, ठोस या कठोर बोल देते हैं। ठीक, जो चीज़ कठोर हो उसको क्या बोलते हैं हम, ठोस अवस्था। और द्रव, पानी की तरह या तरल रूप में। यह फैलना। ठीक, द्रव के रूप में जो चीज़, देखो द्रव होता है तो पानी की तरह होता है, पानी जिसको पानी गिराने पर वो जो पाइप वो चीज़ फैल जाए कुछ दूर में, उसको क्या बोलेंगे हम, द्रव, पानी की तरह, या इसी क्या बोलते हैं हम, द्रव, द्रव। और जलवाष्प क्या बोलेंगे, गैस, गैस के रूप में। तो देखते हैं बर्फ, बर्फ कहाँ कहाँ मिलता है हमारा, बर्फ मिलेगा हमारा हिमनद, ग्लेशियर, और हम बताए थे ना ध्रुवों पे हमेशा ठंड पड़ती है, जब ध्रुव या ठंडे क्षेत्रों में क्या मिलता है हमारा, बर्फ। और द्रव कहाँ मिलेगा, द्रव, नदी देखे हो, नदी, झील, भौमजल मतलब भूमिगत, इसी माध्यम से क्या है, इसी द्वारा हैंडपंप से पानी निकालना। और गैस के रूप में हम बता देंगे वाष्प उत्सर्जन,
ठीक, गैस के रूप में हमारा क्या है, वाष्प उत्सर्जन या जल वाष्प। तो यह था हमारे जल की अवस्थाएं, किन किन रूप में हमें जल प्राप्त होता है, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और भाप के रूप में। हम बर्फ और जो है भाप, गैस, ठोस और गैस को ज़्यादा हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बर्फ़ को हम बर्फ़ लिए डायरेक्ट खा ली, बर्फ़ को हम डायरेक्ट खा नहीं सकते, उसको पहले हम गलाएंगे। बर्फ़ की सिल्ली आती है, देखिए बर्फ़ की सिल्ली, बर्फ़ की सिल्ली क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लिए उसी में डाल दिए तो क्या करते, कुछ समय बाद तक बर्फ़ की सिल्ली जो है उसी पानी में घुल गई है। ठीक, तो पानी जो है पूरा हमारा ठंडा हो जाता है। तो बर्फ़ की सिल्ली को हम पहले पिघलाते हैं। तो बर्फ़ मतलब हम जल का उपयोग केवल द्रव के रूप में ही करते, ज़्यादातर करते, पीने के लिए, खाने के लिए, कुछ करने के लिए हम द्रव के रूप में करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं भौम जल का इम्पोर्टेंस। भौम जल की इम्पोर्टेंस क्या है, इसी में देख लो। अगर देखो नंबर 4 देख लो, जल किस किस तरह से उपयोग। ठीक, जल को हम किस किस तरह से उपयोग करते हैं, यहाँ तो द्रव के रूप में करते हो, वो अलग बात। यहाँ देखो कहाँ से, और देखो कहाँ से प्राप्त। नंबर 1 नलकूप या हैंड पंप। ठीक, क्या किए, हैंड पंप, नल चलाए, पानी ऐसे जाके रोक लिए, नल चलाए, पानी जाके रोक लिए, तो यही हैंड पंप ये यूज करते हैं। और कुछ लोग कुओं द्वारा और नदियों द्वारा और शहरों में नगर पालिका द्वारा उपलब्ध। ठीक, शहरों में नगर पालिका द्वारा उपलब्ध। ठीक, नगर पालिका क्या करेगी, शहर में नगर पालिका एक सिस्टम बना होता है, सरकार एक सिस्टम बना के रखती है नगर पालिका, जो शहर की देख रेख करते हैं। तो वो क्या करते हैं, शहर के जो हर घर के लोग हैं वहाँ पे एक टोटी लगा देते हैं। ठीक, और शहर में एक टोटी लगा देंगे और किसी बड़े जगह पे उसको हर पाइप को जोड़ देंगे। तो क्या करें, सुबह 9 बजे वहाँ पे चालू कर देंगे तो सबके घर में पानी पहुँच जाता है। फिर 1-2 घंटे रहता है, उसके बाद पानी को काट देते हैं। फिर शाम को ऐसे करते हैं, फिर शाम को चालू कर देंगे। तो जो है नगर पालिका द्वारा हमें जल उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, इसके माध्यम से हम जल की बचत कर सकते हैं। तो नल के मतलब जल का किस किस रूप में प्रयोग करते हैं, नलकूप के द्वारा लोग करते हैं। कुछ लोग कुआं खोदा, कुआं से पानी निकालेंगे, फिर उसको अच्छे से रख लेंगे, और नदियों द्वारा। और कुछ लोग जो दूर तक पैदल जाते जल लेने, कुछ लोग दूर तक, जैसे काफ़ी दूर जल मतलब जिस जगह पर जल की उपलब्धता नहीं है उन्हें कुछ दूर पर जाना पड़ता है। सोचो, पहली बात, खाना बनाने में हमारा समय लगता ही लगता है, सफाई में भी लगता है, और क्या, और भी अनेक कामों में हमारा समय लगता है। पर अगर जल को हमें दूर जाके लाना पड़ेगा, सोचो कितनी बड़ी समस्या है। ठीक, तो अगर खाना बनाने में समय तो जो लगा और सफाई में जो लगा, फिर अगर हमें पानी लाने के लिए भी दूर जाना पड़े तो सोचो कितनी बड़ी समस्या है। ठीक, लेकिन कुछ लोग जहाँ पे जैसे थार के मरुस्थल में हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र में, वहाँ की महिलाएं जो है दूर तक पानी लाने जाती हैं। ठीक, दूर तक पैदल जाते हैं जल लेने के लिए। ठीक, तो यह था हमारा जल की अवस्थाएं क्या है, जल को किस किस रूप में कैसे कैसे लोग प्रयोग करते हैं। कुछ लोग दूर जाते हैं, कुछ को नगर पालिका उपलब्ध कराती है, कोई कुएं का पानी यूज करता है, कोई नलकूप से पानी यूज करता है। ठीक, यही नलकूप पानी हैंडपंप में कहाँ पे आता है, यही भौम जल वाला पानी यहाँ पे नलकूप से हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं भौम जल क्या है, भौम जल की पुनः प्राप्ति कैसे होती है, भौम जल को क्यों बचाना चाहिए, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, भौम जल की पुनर्प्राप्ति मतलब भौम जल को पुनः वहाँ उसी स्थान पहुँचाने के लिए पौधों का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम अभी देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं भौम जल का इम्पोर्टेंट। ठीक, अब हम देखते हैं भौम जल का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, इसी से पानी हमारा किससे मिलता है, हैंडपंप को, कुएं में,
कुएं से। इसी पानी से क्या किया जाता है हमारा? सिंचाई, दैनिक क्रिया, नहाना धोना, ब्रश करने, ये सब आदि। और क्या? सिंचाई आदि। ठीक, तो भौम जल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी से हमारा दैनिक क्रिया लगभग 90% हमारा जो है इसी दैनिक जी पानी से होता है कि हम मोटर का बटन चालू किए तो हमें पानी मिल गया। ठीक, मोटर का पानी से कितनी पानी हम खेत से सिंचाई करते हैं, इसी भौम जल से करते हैं। मोटर चालू किए, खेत में पानी जा रहा है, अब हैंडपंप चलाएं तो पानी हमें मिल गया। एक हैंडपंप चलाए तुरंत, अब एक गिलास पानी रोक लिए तो क्या मिला हमें? हमें जो है भौम जल से वो पानी कहाँ से आया? वो हमारा भौम जल है। आर्द्रता, ठीक, मिट्टी मतलब मिट्टी को खनते हैं, देखो उसमें आर्द्रता होती है नहीं होती है? ठीक, मिट्टी को खने उसमें आर्द्रता है। ठीक, आर्द्रता क्यों है? क्योंकि वह आर्द्रता बनी कैसे है? जो हमारे मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी है, भौम जल है, भूमिगत पानी, भौम जल मतलब भूमिगत पानी, भूमि के अंदर जो पानी है उसी के माध्यम से हमारी मिट्टियाँ जो है, अब चैप्टर नंबर मृदा में पढ़े थे, मिट्टियाँ क्या करती? मिट्टी जो है जल का अवशोषण करती हैं। करती है कि नहीं करती? मिट्टी जल का अवशोषण करती है। तो क्या हुआ? वह जब पृथ्वी के अंदर पानी है, ठीक, भौमजल है, उस भौमजल को क्या करती है? उसी से वह अपने आप को पानी को एब्जॉर्व करती है। वही पानी जो है हमारे पौधे की जड़ भी यूज करते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं? मृदा की आर्द्रता बनाए रखते हैं। पादप जड़ इसी से प्राप्त, इसी से प्राप्त। ठीक, तो कैसे प्राप्त हो, कैसे होता है? पर इसको देखो, भौमजल ये क्या है? ये क्या है? भूमि। ये क्या है? हमारी भूमि। ठीक, भूमि। क्या हुआ? ये क्या हुआ? यहीं पे देखो, ऐसा मत समझ भूमिगत, पृथ्वी पे हर जगह पानी है, ऐसा मत समझना, ऐसा है भी नहीं। ठीक, देखो पृथ्वी भौम जल कहाँ कहाँ पे? कहीं पे देखो, देखो कोई हमारे घर में हैंडपंप लगाने आए तो क्या कहते हैं कि अगर वो नीचे तक लगभग 100 फीट तक गहराई तक खना, क्या हुआ? अब बोला कि यहाँ पे पानी नहीं है, तो ठीक कि यहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है। फिर कुछ दूर बाद वह उसकी खुदाई की। जब कुछ देर बाद वह खुदाई की है तो क्या हुआ? वह देखा कि वहाँ पे पानी है। तो क्या हुआ? भौम जल हमारा हर जगह पे नहीं है। ऐसे अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर नीचे हर जगह पानी ही पानी होता, पृथ्वी हमारी डूब जाती। ठीक, तो क्या होता है जब इसी के आसपास यहाँ पे क्या होते हैं? चट्टान, बड़े चट्टान, तो क्या करते हैं? जल को रोके रहते हैं। ठीक, ठीक, तो तब यहाँ पे कुछ जल मिलेगा, कुछ यहाँ पे जल मिलेगा, कुछ यहाँ पे जल मिलेगा, कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, हम अगर हम यहाँ पे खुदाई किए, खुदाई, अगर हम यहाँ पे खुदाई करें तो हमें जल मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे खुदाई करेंगे तो जल नहीं मिलेगा, यहाँ पे करें तो जल मिल जाएगा। तो हम पढ़े थे ना कि पृथ्वी के अंदर मिट्टी की कितनी सारी रचनाएं हैं। सबसे नीचे वाले को कंकड़ पत्थर है, उसके ऊपर अच्छी मृदा है। तो क्या जो जहाँ पे कंकड़ पत्थर ज़्यादा है, कंकड़ पत्थर, उससे क्या होता है? अगर कोई जल वहाँ पे गया, जल क्या हो? जल का रिसाव, जल वहाँ पे गया। अभी देखेंगे जल कैसे वहाँ पे पहुँचता है, वो देखे हैं पहले। अगर जल वहाँ पे है तो जल को चारों तरफ से कंकड़ पत्थर के द्वारा वह घेरे रहते हैं, तो जल वहाँ पे इकट्ठा रहता है। ठीक, जल को रोके रहते हैं। ठीक, अब यही क्या हुआ? यही जल यहाँ से खुदाई किए, खुदाई से क्या निकला? जल। इस जल को हम कैसे निकालेंगे? हैंडपंप, या कुएं। ठीक, कुएं द्वारा, ठीक, पानी को निकाल लिए, क्या हो जाएगा? पानी क्या होगा? पानी क्या काम करेंगे? दैनिक क्रिया, क्या क्या? नहाना, खाना, पादप द्वारा
सिंचाई, इस काम करें। सिंचाई के बाद क्या करेंगे, इससे क्या हो जाएगा तब, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा, जल वाष्प। यही जल वाष्प क्या करेंगे, ऊपर वायुमंडल में, वायुमंडल में क्या करेंगे, ऊंचाई पहुंचने पर क्या करता है, ऊंचाई पे पहुंचने पर तापमान कम। जब तापमान कम है, किस में है, गैस के अवस्था में जी। ठीक, जब गैस की अवस्था में जब कोई चीज़ तापमान कम होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ द्रव के रूप में। इसे क्या बोलते हैं हम, संघनन। यही संघनन से क्या हो जाएगा हमारा, वर्षा या बरसात। वर्षा से क्या हो जाएगा, वर्षा से कैसे होगा, वर्षा से क्या होगा तब हमारा पानी किसको मिलेगा, वर्षा का पानी किस में जाएगा, नदी में, नालों में, पौधों की जड़ों को, और किसको मिलेगा, और किसको मिलेगा, मृदा। ठीक, यही मृदा क्या करती हैं, जल को पुनः भौम जल के रूप में इकट्ठा। तो बात को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक, जल से देखो, हम खुदाई से किए, खुदाई से जल निकाल लिए, खुदाई करने के बाद हम जो है क्या किए, खुदाई किए, खुदाई के बाद क्या किए, ठीक, खुदाई किए, खुदाई के बाद क्या किए, जल निकाल लिए। ठीक, जल से हैंडपंप द्वारा जल निकाल लिए, सिंचाई द्वारा जल निकाल लिए। ठीक, क्या किए, फिर क्या हुआ, जल का वाष्प बनता है कि नहीं बनता है। हम ये सब पढ़ा चुके हैं। चैप्टर जो है क्या, पादप में, पादप कैसे, पादप के लिए जल क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, और तापमान जैसे वर्षा कैसे होती है कि जब देखो कोई जलवाष्प बनेगा ऊंचाई पर जाएगा तो क्या होगा, वहाँ उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। जब टेम्परेचर गिर जाए तो क्या हो जाएगा, वह संघनन के रूप में हो जाए। जब संघनन जल के बूंदों के रूप में हो जाएगा। गैस क्या है हमारी, जलवाष्प हल्की है, जलवाष्प हमारी हल्की है, और जो है द्रव हमारा भारी है। फिर जब ऊपर जाकर वह द्रव के रूप में बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। उस भारी वजह से क्या हो रहा है, तब वह भारी होने के बाद वह उसको बरसात के रूप में नीचे आएगा। ठीक, बरसात के रूप में नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक, बरसात के नीचे आएगा, मृदा अवशोषित करेगी उसको। मृदा जल के मतलब पानी बरसात हुआ, मृदा अवशोषित करेगी। देखे नहीं होगी, जब बहुत ज़्यादा देर से मतलब बहुत समय से बारिश नहीं हुई हो, अब मिट्टी हमारी सूखी हो गई हो, जैसे ही पानी बरसता है क्या होता है, मिट्टी जो है पानी को बहुत जल्दी से अवशोषित कर लेती है, क्योंकि उसके पास पानी की कमी है। ठीक, पानी कमी हो वजह से वो मिट्टी सूखी हो गई है। जब मिट्टी सूखी हो गई, जब पानी बरसात होगा तो जल्दी से अवशोषित कर लेंगी। ठीक, अवशोषित कर लेंगी, उसके बाद क्या हो जाए, और पौधे भी अवशोषित करेंगे, मृदा भी करेगी, और भी नदी नालों में पानी जाएगा। तो क्या होता है, यही नदी नालों का जो पानी है जल को पुनः हमारे भौम जल के रूप में इकट्ठा कर देता है। इस प्रकार जो है देखो, इस प्रकार भौम जल की उपलब्धता बनी रहती है। ठीक, भौम जल की उपलब्धता बनी रहेगी, पर इसका अगर सावधानी से उपयोग किया जाए। कि यह नहीं भौम जल क्या किए, मोटर चालू कर दिए, उसको बटन बंद करना भूल गए, पानी बहे जा रहा है। इसका क्या मतलब, अगर हम सावधानी से उपयोग करेंगे तो जाके हमारा उसकी आपूर्ति हो जाएगी। पर अब सोचो, अगर बरसात ना हो, अगर बरसात नहीं होगा तो भौम जल की उपलब्धि ही नहीं हो पाएगा। और दूसरा, पानी को हम ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक, अब बरसात नहीं हो रहा है, पानी ज़्यादा यूज, पहले नंबर पानी को ज़्यादा यूज, बिना मतलब को व्यर्थ यूज करेंगे, और दूसरा बरसात नहीं होगा तो हमारा जल का आपूर्ति नहीं हो पाएगा। तो यह है, जल से देखो, भौम जल से हम जल को निकालें, फिर क्या किए, वर्षा के देखो, यहाँ देखो,
इस बरसात के माध्यम से हमारा जल पुनः पुनर्भरण, ठीक। इस पुनर्भरण में हमारा जो है पौधे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। तो यह था जल, हमारा भौम जल क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक। यह था हमारा भौम जल, ठीक। अब हम देखते हैं भौम जल का प्रबंधन कैसे करेंगे, ठीक। समझ में आएगा नहीं? इसे खुदाई किए, देखो पानी हमारा हर जगह नहीं है, कुछ ही जगह पे है, ठीक। लोग कहते हैं मरुस्थल में भौम जल क्यों नहीं है, कभी सोचो मरुस्थल में भौम जल क्यों नहीं है? वहाँ पे इसलिए भौम जल नहीं है क्योंकि क्या करते हैं, वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती नहीं। जब बरसात ज़्यादा नहीं होगा तो वहाँ पे पानी नीचे कैसे जाएगा? तो पानी नीचे जाएगा नहीं, इकट्ठा कैसे होगा, ठीक। तो इसलिए वहाँ पे भौम जल भी नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है वहीं पे भौम जल हमें मिलता है। तो भौम जल यहाँ पे देखो, ये कैसे मिलेगा? यहाँ पे बरसात होगी, ठीक। तो हमें उत्तर भारत में भौम जल मिलता है, पर जो है महाराष्ट्र के साइड में या बेंगलोर के साइड में जहाँ पे क्या है, पहाड़े ज़्यादा है, पर्वत ज़्यादा है, वहाँ पे भौम जल की उपलब्धता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा जरूर होती है पर जो है भौम जल के रूप में अंदर जा नहीं पाती है, ठीक। तो यह था हमारा भौम जल का इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं भौम जल का प्रबंधन। भौम जल का पुनर्प्राप्ति कैसे, ठीक। वर्षा जल से, समझ में आएगा नहीं कैसे? ये क्या है हमारा भौम जल, क्या करेगा यहाँ हैंडपंप, क्या हुआ जलवाष्प, यहाँ कर बादल, बादल क्या करेंगे वर्षा, वर्षा के बाद क्या हो जाएगा हमारा पौधे की जड़ों और क्या मृदा, इसको क्या करेंगे पुनः प्राप्ति, ठीक। इसको क्या करेंगे पुनः प्राप्ति, ठीक, पुनः प्राप्ति करेंगे, ठीक। यह था हमारा वर्षा जल से इसको कैसे प्राप्त करते हैं। पर देखो अब आगे देखते हैं भौम जल अवक्षय या क्षति या नुकसान, कैसे, ठीक। इससे पहले देखो वो वर्षा कहाँ पे कैसे होता है, पर उससे पहले हमें देखना पड़ेगा वर्षा कितना, कहाँ कितना, वर्षा कहाँ कितना, पहले इसको देखो। ठीक, ये हमारा वह है भारत, ठीक। ये हमारा क्या है भारत, भारत, ठीक। इसको मैं बता रही हूँ वर्षा कहाँ पे कैसे होता है, पहले उसको देखो। तुम्हें बाद में अच्छे से समझाएंगे, मतलब भूगोल पढ़ाएंगे हम, जब भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि वर्षा कैसे होता है, ठीक। यहाँ पे लगभग हमारा कितना होता है वर्षा, और यहाँ पे होता है 400 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक। ये देखो, इधर देखो, जहाँ पे संख्या ज़्यादा वहाँ वर्षा ज़्यादा, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा, ठीक। देखो 400 सेंटीमीटर, यहाँ भी वर्षा 400 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पे 200 से 400 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से कम, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर वर्षा, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर वर्षा,
और यहाँ पे जो है जिसको देखो, यहाँ पे लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक, यहाँ से 100 से देखो 200 सेंटीमीटर वर्षा। अब इस बात को समझो, इसका मतलब हमें जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे भौम जल की उपलब्धता ज़्यादा होगी। ठीक, पर एक बात और कंडीशन, मैदानी क्षेत्र में जल को जाने के लिए जगह तो चाहिए। अगर जल जाने की जगह है वहाँ पे तो अंदर जाने की जगह है तो अंदर जाएगा, भौम जल बनेगा। पर अगर पर्वत है वहाँ पे, कंकरीला पथरीला है, तो क्या हो जाएगा, वह जाके नदियों में पानी मिल जाएगा। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे कम वर्षा है। यहाँ 20 सेंटीमीटर लगभग क्या है यहाँ पे, हिमालय। हिमालय क्या होता है, यहाँ पे बर्फ जमा, ठीक, बर्फ जमा है। यहाँ पे देखो मरुस्थल। ठीक, तो क्या हुआ, हमें भौम जल कहाँ मिलता है, यहाँ पे हमें भौम जल उपलब्ध, यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक, भौम जल हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। देखते हैं, ठीक, भौम जल चिंतक विषय क्यों। ठीक, अब सोचो कि हमें इतना ज़्यादा वर्षा प्राप्त हो रहा है, 400 सेंटीमीटर, 400 यहाँ पे, 100 यहाँ पे। ठीक, तो भौम जल चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि क्या है, यदि वर्षा कम, ठीक, वर्षा कम, और नंबर 2 जनसंख्या ज़्यादा, और नंबर 3 कार्यालय, सड़क, ईंटों द्वारा ढकना, खुले स्थान कम, और क्या, पादप, पेड़ों कटाई, और क्या, व्यर्थ प्रयोग। ठीक, तो भौम जल का चिंता का विषय क्यों है, इसको हम एक बार लिख दिया, अब समझाते हैं। वर्षा कम, ठीक, अगर वर्षा कम ही हुई, ठीक, देखो पानी हम निकाल लिए, पर पानी हमारा जो है वर्षा के रूप में नहीं बरसा, तो क्या हो जाएगा, हमारे जल के अंदर नीचे पानी जाएगा ही नहीं। ठीक, क्या हुआ, जब पानी नीचे नहीं जाएगा तो इकट्ठा कैसे होगा। ठीक, तो क्या हुआ, भौम जल का हमारा स्तर नीचे हो जाएगा। चिंता की वजह क्या होगी, क्या हुआ, इधर देखो, भौम जल का स्तर गिरना। ठीक, छोटे नल को देखो, छोटे नल का, जो सरकारी नल का समझते हो, जो बड़ी बड़े जिसका हैंडल जो है बड़ा होता है, और लगभग कौन सा कलर होता है, ग्रे कलर का, उसको सरकारी नल का लोग बोलते हैं। और जो छोटी नल का जिसको ऐसे दबाओ फिर ऊपर झटका देता है, ऐसे दबाओ तब पानी देगा, नहीं तो ऊपर से अगर ठीक से ना चलाओ तो यहाँ पे चोट भी लग सकती है, क्योंकि मुझे एक बार लगा था, क्योंकि उसी छोटी नलका से, छोटा नलका जो है इसको एक बार दबाओ, फिर अचानक जब छोड़ते हो क्या हो, घट से आके बैठता है, तो मुझे एक बार चोट लग गई थी उससे, इसलिए मुझे याद है छोटी नलका से। ठीक, तो क्या हुआ था, भौम जल का चिंता का विषय है, क्यों है, क्योंकि स्तर गिर रहा है। ठीक, हम पानी निकाल लिए, वर्षा के रूप में हमारा वायुमंडल में, मतलब भाप के रूप में हमारा वायुमंडल में गया, पर वर्षा नहीं हुई। जब वर्षा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, स्तर नीचे हो जाएगा। और जनसंख्या, जहाँ पे हम 1 बाल्टी पानी यूज कर रहे थे, फिर अब हम 10 बाल्टी का, 10 लोग हैं तो वहाँ पे 10 बाल्टी का पानी यूज होगा। ठीक, और जनसंख्या बढ़ रहा है। दूसरा, कार्यालय, सड़क, ईंटों का द्वारा हम टाइल्स हर जगह लगा दे रहे हैं, सड़क बना दे रहे हैं, और पेड़ों को, और क्या करते हैं, हर जगह टाइल्स बना के टाइल्स से ढक दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, जब क्या करते हैं पौधे, अभी हम बताए ना, पौधे क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा जल को पुनः भरण में हमारा सहायता करते हैं। बरसात हुई, वह जल को अपने आकर्षित, मतलब अवशोषित किए, अवशोषित करने के बाद क्या करेंगे, वह हमारे जल के, मतलब ज़मीन के अंदर पहुंच जाएंगे। ज़मीन के अंदर पहुंचने के बाद वह मृदा द्वारा अवशोषित कर ले जाएंगे। मृदा जो हमारे जल को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर देगी। पर
ईंट है, टाइल्स है, यह पानी को अंदर जाने ही नहीं देंगे। जब पानी को अंदर नहीं जानेंगे तो पानी क्या करेगी, हमारे नालों में बहेगी, नदियों में जाएगी, नदी द्वारा वह समुद्र में पहुंच जाएगी, फिर समुद्र का पानी हमारे लिए पीने योग्य ही नहीं है। दूसरा, खुले स्थान कम, जहाँ पे अगर देखो मैदानी क्षेत्र में कभी कभी देखो मैदान पढ़ने जाते थे हम लोग पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ का मैदान देखो, बरसात हुई तो कुछ, अगर बरसात थोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा हुआ है, कुछ समय बाद देखो मैदानी क्षेत्र हमारा सूखा मिलेगा। सूखा क्यों मिलता है, क्योंकि जो पानी जो बरसा है ना, वो पानी हमारा रिस कर नीचे चला गया है। जब पानी रिस कर नीचे चला गया है तो क्या हो जाएगा, हमारा मैदान सूखा मिल जाएगा। तो जब खुले स्थान है, मैदान, अब खुले स्थान कम, देखो घास, मैदान, इनकी संख्या कम हो रही है। जब इनकी संख्या कम हो रही है और यहाँ पे मैदान में अगर हम टाइल्स बिछा देंगे, क्या करेगा, पानी हमारा नीचे रिसकर जाएगा ही नहीं। जब नीचे रिसकर जाएगा नहीं तो इकट्ठा कैसे होगा, ठीक। और पादा पर पेड़ों की कटाई भर है, अभी बताए ही हम, पौधों के माध्यम, पेड़ अपने जड़ों के माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं, वह जल को नीचे मतलब भौम जल को बनाने में हमारी सहायता करते हैं। जब हम पेड़ को काट ही देंगे तो क्या हो जाएगा। अब व्यर्थ प्रयोग, व्यर्थ प्रयोग में क्या, सिंचाई में ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग। ऐसा कौन करते हैं, ऐसे जो है पंजाब राज्य, उदाहरण में पंजाब राज्य द्वारा, पंजाब राज्य है भारत का राज्य द्वारा, यहाँ पे है, यहाँ पे पंजाब है, पंजाब, इसी पंजाब में वहाँ सिंचाई के लिए पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब पेड़ों की कटाई, ठीक। अभी देखो जस्ट अभी जुलाई में देखो असम में बाढ़ आया है। असम में बाढ़ क्यों आया है, कभी सोचो, न्यूज़ में सुन रहे हो कि असम में बाढ़ आ गया। असम में बाढ़ क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है कि नहीं है, उस ब्रह्मपुत्र नदी में क्या हुआ, जो ब्रह्मपुत्र नदी और जंगल वहाँ बहुत ज़्यादा था। नदी है तो आसपास के जो सबको मतलब नदी है तो क्या हुआ, आसपास जंगल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें पानी, पौधों को पानी मिल जाएगा आसानी से, इसलिए वहाँ पे पेड़ ज़्यादा थे। लोग क्या किए, पेड़ को काट दिए, पेड़ को काट कर वहाँ पे क्या बना, घर बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, ईंटों से उसको ढक दिए, तो क्या हुआ, वहाँ पेड़ पौधे हैं ही नहीं। तो क्या हुआ, जब पेड़ पौधे अपने जल को अवशोषित नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, अतिरिक्त जल जो है आगे की ओर बढ़ेगा। उसके बाद क्या, जब बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आने के बाद लोगों को जान माल की हानि होगी। तो असम में जो बाढ़ आया ना, इसी वजह से आया, क्योंकि वहाँ पे लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। और जो है जस्ट नदी अपना क्षेत्र, जब नदी में ज़्यादा पानी हो जाएगा, अपना क्षेत्रफल बढ़ाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, लोग एकदम नदी के किनारे आके बस गए थे। जब नदी के किनारे आके बस जाएंगे, नदी में पानी ज़्यादा है तो अपना जगह फैलाएगी, फैलाने के बाद भी बाढ़ आ जाएगा। तो क्या, भौमजल चिंता का विषय इसीलिए है, ठीक। अब हम देखते हैं भौमजल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, हमारी क्या उपयोगिता होगी उसमें। व्यर्थ प्रयोग नहीं, व्यर्थ में प्रयोग ना करें। नंबर 2, अभी देखे थे नगर पालिका पाइप से या टोटी से पानी इसमें क्या हो, रिसाव नहीं, क्या करें, कुप्रबंधन से बचाओ, कुप्रबंधन से बचाओ, ठीक। नगर पालिका अगर जो जहाँ से देखो, नगर पालिका हर जगह सबके घर पे टोटी लगवा दी है। अगर टोटी क्या हुआ, अगर कहीं से पानी लीक हुआ, ठीक, अब पानी भी जो किसी पाइप में अगर लीक हुआ, क्या हुआ, वहाँ से पानी हमेशा रिसता रहेगा, ठीक। और पानी क्या होगा, बर्बाद होगा, ठीक। तो क्या होता है, देखो अगर बूंद बूंद कोई पानी हमारा गिर रहा है, 24 घंटे गिरेगा, लगभग वहाँ बूंद बूंद तो लगभग 1 टब भर सकता है, ठीक। अगर 24 घंटा एक बूंद पानी गिर रहा है तो लगभग 24 घंटा में वह 1 टब भर देगा। सोचो, तभी लोग कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहते हैं नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर एक बूंद पानी गिर रहा है, सोचो 1 टब पानी में बर्बाद हो जाए। 1 टब पानी में लगभग 1 लोग नहा सकते हैं और कपड़ा धो सकते हैं, ठीक। तो 1 लोगों का पानी हमारा बर्बाद हो जाएगा। इससे क्या, प्रबंधन हमें अच्छे से करना चाहिए, कुप्रबंधन नहीं करना चाहिए, ठीक। अच्छे से प्रबंधन करना चाहिए, अच्छे से प्रबंधन। और नंबर 1 पे, सिंचाई में ड्रिप सिंचाई, ठीक। ड्रिप सिंचाई क्या हो, समझते हो,
ठीक, तो क्या करते हैं, एक पाइप माध्यम से इसको जोड़ देंगे। ठीक, क्या करते हैं, सिंचाई सिंचाई ड्रिप सिंचाई करना है। अब ड्रिप सिंचाई क्या होता है, क्या अभी देखो क्या करते हैं, मोटर चालू किए और चालू कर दिए, मोटर चालू कर दिए, पानी बह रहा है, हमारे खेत में भी जा रहा है, दूसरों के खेत में जा रहा है न, पानी के अगर मेड़ खुल गया तो कहीं मतलब इतना जगह पहुंच गया है कि कहीं बाढ़ आ गया, मतलब किसी खेत में बहुत ज़्यादा पानी हो, किसी खेत में पानी ही नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, तो क्या होता है, पानी की बर्बादी होती है। और ड्रिप सिंचाई में क्या होगा, पानी जिसको जितनी ज़रूरत है ड्रिप फुहारों के माध्यम से करेगा। अगर फुहारे के माध्यम से करेगा तो पानी को हमेशा पानी हल्का थोड़ा लगेगा, पानी थोड़ा लगेगा और जहाँ ज़रूरत है पानी सिर्फ वहीं पहुँचेगा। ठीक, इसलिए हमें ड्रिप सिंचाई करना चाहिए। इसमें क्या हो, पानी की बचत होती है, इसमें क्या पानी बचत। वर्षा जल संग्रहण। ठीक, वर्षा जल संग्रहण बताए थे ना कि छत में क्या करें, जहाँ से पानी बहता है वहाँ पे एक पाइप लगा दें, पाइप को क्या करें, एक नीचे एक थोड़ा सा गड्ढा करके उसी पानी में उसमें उसको रोक दें, या किसी टंकी में, ठीक, किसी टंकी में उसको पानी को हम इकट्ठा कर लें। तो क्या करेंगे, उस पानी से हम नहा भी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं। ठीक, और पीने के लिए पानी हम हैंडपंप से निकाल लें तो हैंडपंप से हमें सिर्फ पीने के लिए पानी मिलेगा, मतलब पीने के लिए पानी मिल जाएगा, बाकी कपड़ा धोने के लिए इसी वर्षा जल का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 5 पे हम पुराने समय में लोग बावड़ी या तालाब बनवाते हैं। इसमें क्या होता था, वर्षा जल को इकट्ठा। ठीक, देखो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम वर्षा जल को बचा नहीं पाते हैं। ठीक, वर्षा जल को अगर हम बचा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्षा जल को नदी में इकट्ठा कर ले, बावड़ी में इकट्ठा कर ले, या किसी गड्ढे में इकट्ठा कर ले, वह समुद्र तक ना जाने पाए। ठीक, वर्षा जल हमारा समुद्र तक ना जाने पाए, अगर समुद्र तक नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पानी खारा नहीं होगा। हम उसको क्या करते हैं, सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर तालाब में इकट्ठा कर लिए उसको सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, गाय भैंस उसको पी सकती हैं, और भी कई यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाए, हमें सिंचाई के लिए पानी भौमजल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। ठीक, यह था हमारा, इसको हम कैसे बचत करते हैं। ठीक, अब अभी देखते हैं उदाहरण में एक गुजरात है और नंबर 2 राजस्थान, कर्नाटक। यहाँ पे क्या किए, गुजरात में किया, गुजरात में कई छोटी छोटी नदियाँ थी। ठीक, नदियों क्या बना दिए, नदी के पानी को समुद्र में जाने से रोकना। ठीक, कौन सी नदी थी, कई नदी, ऐसे रुकमा नदी। ठीक, कई नदियों को पानी जो है बरसात में, नदी का पानी क्या होता है, बरसात होगी तो नदी में पानी ज़्यादा हो जाएगा, उस नदी के पानी को क्या करें वो लोग, नदी का पानी हमारा स्वच्छ होता है ना, उसकी सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसको क्या किया, उसको समुद्र में जाने से रोकने के लिए जगह जगह पे क्या बना दिए, बांध बना दिए। ठीक, बांध बना दिए, बांध का पानी कहीं तालाब में इकट्ठा कर लिए, कहीं और इकट्ठा कर लिए, तो समुद्र में जाने से उसको रोक दिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, वह सिंचाई के लिए। और यहाँ पे क्या किए, बावड़ी बनवा दिए, बावड़ी या तालाब द्वारा जल इकट्ठा। और कर्नाटक में क्या किए, एक कर्नाटक एक कोटापल्ली गांव है, कोटापल्ली गांव, यहाँ पे क्या किए, कोटापल्ली गांव में, इस कोटापल्ली गांव क्या कह रही, वर्षा जल को संग्रहण या जल संभरण
रण। इसका मतलब क्या किए, वर्षा जल को किसी गड्ढे में इकट्ठा कर लिए। ये इकट्ठा हुआ जल क्या हुआ है, रिस कर नीचे पहुँच। ठीक, तो यह देखो तीन, ये लोग कहते हैं गुजरात है एक राजस्थान या कर्नाटक, ये 3 राज्य जो है मिलकर इतना अच्छा काम किए कि जल की बचत कर लिए। कोई वर्षा जल को बचा रहा है, कोई बावड़ी बनाकर जल बचा रहा है, कोई नदी में बांध बनाकर जल बचा रहा है। ठीक, तो यह था हमारे जल का कैसे प्रबंधन करें। ठीक, अब हमें देखते हैं एक जागरूक नागरिक की तरह। देखो, जागरूक नागरिक तरह। ठीक, अब सोचो एक जागरूक नागरिक की तरह क्या कर सकते हैं। व्यर्थ चल रहे टोटी को बंद करना। ठीक, कोई टोटी है बंद, व्यर्थ में चल रही है। ठीक, कहीं स्कूल में जाओ या घर पे जाओ, कोई टोटी चला के भूल गए तो क्या करोगे, अगर तुम देख रहे हो तुरंत उसको जाके उसको ऐसे बंद कर दो। ठीक, इसमें यह हमारे पढ़ने लिखने का मतलब क्या है कि हम पढ़ लिए बस, कुछ दिमाग बस काम ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पढ़ने का मतलब है समझदारी, एक अच्छे काम कि हम जल कितना बहुमूल्य संसाधन है, उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। अगर व्यर्थ में टोटी चल रहा है उसको बंद कर दे, अगर कोई मोटर चालू करके बंद करके पढ़ना भूल गया तो उसको बंद कर दे। ठीक, इसी प्रकार हमें हर चीज़ में व्यर्थ बचाना चाहिए। अगर कहीं व्यर्थ में बल्ब जल रहा है तो बल्ब का बटन बंद कर दे, व्यर्थ में पंखा चल रहा है पंखा बंद कर दे। ठीक, और क्या हो जाएगा। और नंबर 2 पे देखो, नंबर 2 क्या करना है हमें, नंबर 2 क्या करना है, फर्श को धोने से अच्छा पोछा लगाना। ठीक, और नंबर 3 व्यर्थ प्रयोग नहीं। और नंबर 4 जितना प्यास उतना पानी। हमें जितना प्यास लगी है उतना ही पानी हमें लेना चाहिए। ठीक, हम 1 गिलास पानी लिए और पिए आधा गिलास, और उस आधा गिलास को क्या किए, फेंक दिए, क्या हुआ, पानी बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, हमें जितना प्यास लगे सिर्फ हमें उतना ही पानी लेना चाहिए। ठीक, ये अगर इतना हम छोटी छोटी बातों पे मतलब देखेंगे तो हमें काफ़ी जल को बचत कर सकते हैं। कहीं हम कहीं किसी दुकान पे गए, वहाँ भी नाश्ता किए, पानी आया, तो पानी को जितना प्यासा हमें उस मतलब पानी को उतना ही लेना चाहिए। ठीक, टोटी व्यर्थ में चले उसको बंद कर देना चाहिए, कोई मोटर चालू करके भूल गया उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक, फर्श को धोने से, अगर किसी फर्श को धोने में हम 10 बाल्टी पानी यूज़ करते हैं, अगर पोछा अच्छे से लगा दे तो हमें 1 बाल्टी में काम हो जाएगा। ठीक, व्यर्थ प्रयोग से नहीं करना चाहिए, और जितना प्यास हो हमें उतना पानी पीना चाहिए। तो यह था जल हमारा इम्पॉर्टेंट क्यों है, जल बहुमूल्य संसाधन क्यों है। ठीक, और उसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्यों है, कितना जल उपलब्ध है और कितना हमें पीने के लिए जल उपलब्ध है। ठीक, भौम जल क्या होता है, भौम जल हमें पुनः कैसे प्राप्त होता है, भौम जल की इम्पोर्टेंस क्या है, भौम जल का हम क्षति कैसे करते हैं, नुकसान कैसे करते हैं, इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। ठीक, हमारी क्या कर्तव्य है, हम कैसे जागरूक नागरिक हैं उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो इस चैप्टर का हमारा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक, तो अब बात देखो, चैप्टर भले समाप्त हुई लेकिन बातों को कभी मत भूलना कि जागरूक नागरिक बनना है तो हमें जल की व्यर्थ को बचाना पड़ेगा। ठीक, अब अब तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी सामने वाले को वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, तो थैंक यू। तो आगे पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच। अगला हम चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 16 जो है हमारे पादप। ठीक, अभी हम पादप देखें, पादप क्या करते हैं, जल को रिसकर जमीन के अंदर पहुंचाते हैं, जो हमारा भौम जल का निर्माण करता है। ठीक, जहाँ पे पादप है वहाँ पे भौम जल होता है। ठीक, अब पादप हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा है जैसे क्लास पौधों को जानिए, हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, पर अगला चैप्टर हमारे पादप में क्या क्या उपयोगी है, पादप को हम कैसे बचा सकते हैं, पादप जंगल हमें क्यों बचाना चाहिए, तो इसको हम देखेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर को मैं यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। तो अगला चैप्टर हमारा क्या है, पादप।